जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट टू सिक्स सेमेस्टर जो आपका एग्ज़ाम होता है को करिकुलर्स के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। ठीक है, फर्स्ट टू सिक्स सेमेस्टर मतलब दोस्तों यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, सेकेंड सेमेस्टर के हैं, थर्ड सेमेस्टर के हैं, फोर्थ सेमेस्टर के हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के हैं या फिर सिक्स सेमेस्टर के हैं तो आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं यदि आपका एग्ज़ाम कम्युनिकेशंस स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट से संबंधित है। ठीक है, और इसमें दोस्तों मैं बता देता हूँ ये क्लास सेकेंड है। ठीक है, इसके पहले भी मैंने एक क्लास कराया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर के भी अलग अलग से कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लास कराए हैं। तो आप उन सभी क्लास को अटेंड कर लीजिएगा क्योंकि सब्जेक्ट सेम ही है और सेम प्रश्न आते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग कवर करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूएस क्वेश्चंस को। ठीक है, जो लगभग लगभग हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को अटेंड करने के बाद इसे आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न आपका क्या है, देखिए पहला प्रश्न इसमें आपका पूछा है संचार शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से उत्पन्न हुआ है। तो संचार शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, चलिए मैं आपको इसे नोट्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, देखिए नोट्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। संचार शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कम्युनिस से हुई है। ठीक है, इसका अर्थ होता है सामान्य। ठीक है, कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सामान्य। आमतौर पर इसे लोगों के बीच और आम समझ पैदा करने के लिए जैसे विचारों, तथ्यों, भावनाओं आदि के आदान प्रदान की प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है। ठीक है, कम्युनिस्ट इसे सामान्य समझा जाता है, कम्युनिस्ट होता है। कम्युनिस्ट शब्द से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। संचार शब्द किससे उत्पन्न हुआ है भैया, कम्युनिस्ट शब्द से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लगभग हर साल पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने सोचा इसे काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके बता दूं। ठीक है, चलिए इसमें दूसरा प्रश्न आपका, सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए बताइए क्या करना होता है, गुणात्मक अभिवृत्ति का विकास जरूरी है या फिर गुणात्मक अभिप्रेरण का विकास जरूरी है या फिर गुणात्मक संचार कौशल का विकास जरूरी है या फिर गुणात्मक चिंतन का विकास जरूरी होता है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक चीज़ जो होता है गुणात्मक संचार कौशल का विकास होना जरूरी होता है। ठीक है, याद रखेंगे, लगभग लगभग हर साल ये प्रश्न दोहराता है तो ध्यान में रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, और इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है अपने व्हाट्सएप पर जितने भी दोस्त हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है आपका, किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी नए व्यक्ति से मिलने से पूर्व, ठीक है, पूर्व हमें क्या करना चाहिए। यानी दोस्तों किसी नई परिस्थिति का सामना करने से पहले और नए व्यक्ति से मिलने से पहले हमें क्या करना चाहिए, ये कम्युनिकेशन के अंदर फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे पहले क्या करना होता है, पूर्वाभ्यास करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा है दोस्तों, संचार के दौरान जनता से साक्षात्कार के समय इनमें से क्या स्वाभाविक क्रिया है। यानी साक्षात्कार के समय यदि आप जनता के सामने जाएंगे दोस्तों तो इनमें से क्या स्वाभाविक होता है। तो घबराहट और असहल व्यवहार ये दोनों होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न क्या है, फेवरेट क्वेश्चन है ये, सुनने का तात्पर्य है। ठीक है, लिसनिंग क्या है, ये कम्युनिकेशन स्किल का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, लिसनिंग, तो याद रखिएगा सुनने का तात्पर्य क्या होता है, आसपास मौजूद उद्दीपकों से उत्पन्न आवाज़ का कानों तक पहुंचना। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष की बातों पर ध्यान देना, चेतन रूप से कुछ विशेष ध्वनियों पर ध्यान देना। चेतन रूप से मतलब क्या होता है दोस्तों, एकाग्र मन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी सुनने का तात्पर्य है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, छठवां नंबर प्रश्न क्या है, श्रवण यानी सुनना कैसी प्रक्रिया है, मानसिक एवं सक्रिय, निष्क्रिय, एकाग्रता या प्रभावी। तो जो श्रवण होता है यानी सुनना, यह मानसिक एवं सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, सातवां नंबर, देखिए सातवां नंबर प्रश्न है आपका, संचार के मुख्य कितने प्रकार होते हैं। तो संचार के वैसे तो कई रूप होते हैं, कई प्रकार होते हैं संचार के, लेकिन मुख्य रूप से दोस्तों 3 प्रकार होते हैं। तो सर ये बताइए 3 प्रकार कौन कौन से हैं। तो चलिए मैं नोट्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए संचार के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक,
गैर मौखिक और लिखित। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। क्लास अच्छी लग रही होगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप देखिए, अगर इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ वीडियो के ठीक नीचे आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप अच्छे से पढ़ भी लेंगे। ठीक है, देखिए 8वां प्रश्न आपका, साक्षात्कार के समय प्रवेश करना चाहिए शांत रूप से, तीव्र गति से। तो तीव्र गति से होगा नहीं, ए और बी होगा नहीं। ठीक है, शांत रूप से हमें प्रवेश करना चाहिए। ये जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, उसमें भी कम्युनिकेशन स्किल्स को टॉप पर रखा जाता है। ठीक है, बहुत ध्यान दिया जाता है उस पर। तो 8वें का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, शांत रूप से हमें प्रवेश करना चाहिए। चलिए 9वां प्रश्न क्या है आपका, आँखों से इशारा करना किस प्रकार का संचार है। अगर आँखों से करेंगे हम इशारा तो ये क्या है, अशाब्दिक संचार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, अशाब्दिक संचार है आँखों से इशारा करना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या पूछा है इसमें। प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछा है, प्रॉक्सिमिक्स का मतलब है। तो प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है दोस्तों, संचार के दौरान रखी जाने वाली व्यक्तिगत शारीरिक दूरी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है संचार के दौरान रखी जाने वाली व्यक्तिगत शारीरिक दूरी। एक प्रश्न को 2 बार इसीलिए पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं दोस्तों जिनको दोबारा पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है, और जो डेली पढ़ते हैं उनके लिए भी, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाता है, उनको भी और आपको भी। ठीक है, तो 11वां प्रश्न इसमें क्या है, लक्ष्यों के एक सेट का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट पर्यावरणीय शब्द में सूचीबद्ध नहीं है। दोस्तों जो ये स्मार्ट है ना, ये 100%, ठीक है, 120% ले लीजिए, ये इससे आपके प्रश्न आते हैं, 1 से 3 प्रश्न के बीच में पूछा जाएगा। ठीक है, हालांकि देखिए जो 5th सेमेस्टर में है और जो फर्स्ट सेमेस्टर में 1 से 2 प्रश्न आते हैं, और जो 5th सेमेस्टर में है कभी कभी 1 से 2 या फिर 3 कर देता है स्मार्ट से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो याद रखिएगा स्मार्ट से संबंधित प्रश्न आएगा। जो मैंने फर्स्ट क्लास कराया है ना 5th सेमेस्टर के लिए, जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं वो भी 5th सेमेस्टर के देख लेंगे, उनके जो प्रश्न पूछते हैं एग्जाम में, उससे भी स्मार्ट से संबंधित प्रश्न आते हैं, और 5th सेमेस्टर में भी आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्मार्ट का मैंने फुल फॉर्म बताया है, काफ़ी अच्छे से हिंदी और अंग्रेजी दोनों में समझाया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, इस क्लास को अटेंड करने के बाद आप उस क्लास में स्मार्ट जो प्रश्न है इसे ढूंढ कर आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो 11वां प्रश्न है इसमें, स्मार्ट परिवारणीय शब्द में सूचीबद्ध नहीं है, तो ये एडजस्टेबल होता है, यानी समायोज्य। ठीक है, यह इसमें पर्यावरणीय सूचीबद्ध नहीं है, यानी एम का अर्थ इसमें होता है मापने योग्य, मेजरेबल। ठीक है, रिवार्डेड होता है आर, और स्पेसिफिक होता है विशिष्ट। ठीक है, बाकी जो मैंने समझाया उसे जा कर के आराम से आप देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया मैंने। 12वां प्रश्न क्या है आपका, लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्यों का प्रेरक लक्षण नहीं है। बताइए, पिछले प्रदर्शन के परिणामों का ज्ञान, चुनौतीपूर्ण लक्ष्य, या फिर लक्ष्यों को अस्पष्ट रखना, या फिर लक्ष्य निर्धारण करने में भागीदारी। तो पूछा क्या है, लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्यों का प्रेरक लक्षण नहीं है। तो यह लक्ष्यों को अस्पष्ट रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए जब भी आप प्रश्न देंगे, जब भी आप परीक्षा देंगे, तो प्रश्न को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़िएगा, काफ़ी आसान हो जाता है पेपर देने में। ठीक है, 13वां नंबर प्रश्न क्या है, लक्ष्यों को निर्धारित करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साधनों को चुनने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो सबसे पहले हम योजना बनाते हैं। ठीक है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों को प्राप्त चुनने साधनों चुनने जो साधन होते हैं उनमें चुनने की प्रक्रिया को योजना कहा जाता है। ठीक है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो साधन होते हैं उसमें सबसे पहला योजना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, याद रखिएगा। 14वां नंबर प्रश्न क्या है आपका, निम्न में से किसमें स्वर, गति और आवाज का आयतन शामिल है। नेत्र संपर्क में, शारीरिक भाषा में, पैरा भाषा या इशारों में। तो पूछा क्या है, किसमें स्वर, गति और आवाज का आयतन शामिल है। तो यह पैरा भाषा में होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए प्रश्न नंबर 15 आपका क्या पूछा है, मैं तुम्हारे साथ फिर कभी व्यापार नहीं करूंगा किस दृष्टिकोण का घटक है।
बताइए, भावनात्मक है, संज्ञानात्मक है, व्यवहार है या फिर प्रेरक है? तो जो कम्युनिकेशन के अंतर्गत एग्ज़ाम होते हैं, जब आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा चारों है, ठीक है? बहुत ही सेंसिटिव होता है ये, बहुत ही ऐसा लगेगा कि चारों है, ठीक है? लेकिन बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। तो ये व्यवहार है, ठीक है? मैं तुम्हारे साथ फिर कभी व्यापार नहीं करूँगा, क्रिस दृष्टिकोण का घटक है तो व्यवहार का घटक है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 16 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह लगभग हर एग्जाम में पूछता है, तो इस बात को याद रखेंगे। स्मार्ट लक्ष्य के 6 डब्लू क्या है? यानी जो 6 डब्लू हैं, इसका मतलब क्या होता है 6 डब्लू का? तो 6 डब्लू का मतलब होता है दोस्तों, कौन, क्या, कब, कहाँ, कौन सा और क्यों, ठीक है? याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है? हिंदी में अच्छी तरीके से इसे आप रट लीजिए, ठीक है? इंग्लिश में भी हालांकि मैं इसे इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर पाया हूँ, समय नहीं मिल पाया, ठीक है? तो क्या करिए, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है? कौन, क्या, कब, कहाँ, कौन सा और क्यों, 6 डब्लू का अर्थ होता है ये। देखिए यहाँ पर भी पूछा है, इसी तरह से स्मार्ट से संबंधित प्रश्न पूछेगा, ठीक है? स्मार्ट लक्ष्यों में एस का क्या अर्थ होता है? अभी मैंने ऊपर क्या पढ़ा है आपको, स्पेसिफिक, ठीक है? यानी विशिष्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका 17 का। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 18वां नंबर प्रश्न क्या है? सक्रिय रूप से सुनने के लिए पहला कदम क्या है? घुरघुराना और सिर हिलाना, ठीक है? और सिर हिलाते हैं, ठीक है? इस तरह से। तो 18वें का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। चलिए 19वां नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से किसने व्यक्तित्व को लक्षणों के रूप में वर्णित करने का प्रयास किया है? तो यह आपके किए हैं कैटेल, जी.डब्ल्यू. अल्पोर्ट और आइसेनक, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपरोक्त सभी है, ये तीनों लोग किए हैं, ठीक है? मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व को लक्षणों के रूप में वर्णित करने का प्रयास इन तीनों लोगों ने किया है, ठीक है? याद रखिएगा। और सबसे पहले अगर पूछेगा कि व्यक्तित्व लक्षणों को सबसे पहले किसने वर्णित किया था, तो जी.डब्ल्यू. अल्पोर्ट ने किया था, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट हो जाएगा अगर पहले पूछेगा तो। अगर पूछेगा कि व्यक्तित्व लक्षणों के रूप में वर्णित करने का प्रयास किया, अगर तीनों देगा आपका ऑप्शन में तो तीनों हमारा सही हो जाएगा, ठीक है? पहला पूछेगा तो अल्पोर्ट जी हैं, इस पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए 20वां नंबर प्रश्न क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय श्रवण का संकेत है? यानी सक्रिय श्रवण यानी ध्यान से सुनने का संकेत क्या है? तो इसमें किसी के द्वारा कही गई बातों का संक्षिप्त वर्णन या सारांश करना, ठीक है? सक्रिय श्रवण का संकेत होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 21 क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक डिजिटल शिष्टाचार ईमेल से संबंधित नहीं है? तो इसमें दोस्तों वर्तनी अशुद्धि की जांच एक गैर जरूरी चीज़ है, ठीक है? ये फर्स्ट क्लास में भी मैंने कराया है, ये लगभग हर एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैंने बार बार सोचा कि इसे एक बार और करा देते हैं, ठीक है? चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या है आपका? संप्रेषण बाधा को कैसे दूर करें? संप्रेषण मतलब होता है दोस्तों कम्युनिकेशन, ठीक है? कम्युनिकेशन बाधा को कैसे दूर करें? तो कम्युनिकेशन बाधा को कैसे दूर किया जा सकता है? तो प्राप्तकर्ता की आवश्यकता के अनुसार कम्युनिकेशन करना चाहिए, यानी संप्रेषण करना चाहिए, ठीक है? संप्रेषण का मतलब कम्युनिकेशन होता है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 है आपका दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समय प्रबंधन के बारे में सत्य है? ठीक है, ये 4 कथन दिया है और आपको पूछ रहा है इनमें से कौन समय प्रबंधन के बारे में सत्य है, ठीक है? तो अगर मैं चारों पढ़ूंगा तो समय भी बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है? मैं बता देता हूँ कौन सा है, देखिए। समय प्रबंधन कार्यों को पूरा करने और उन्हें करने की योजना बनाने के बारे में, ठीक है? समय प्रबंधन का सत्य रूप है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए इस तरह से बड़े-बड़े क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, याद रखिएगा आएगा ज़रूर, ठीक है? 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे श्रवण व्यवहार माना जाता है? यानी किसे सुनने का व्यवहार माना जाता है? आँखों से संपर्क, संबंधित प्रश्न पूछना, सहानुभूति दिखाना या फिर उपरोक्त सभी? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। श्रवण व्यवहार माना जाता है तो आँखों से संपर्क, ठीक है? आँखों से संपर्क करके सुनना चाहिए सामने वाले व्यक्ति की बात, ठीक है? संबंधित
उससे प्रश्न पूछना चाहिए जो वो बात कर रहे हैं, ठीक है, सहानुभूति दिखाना चाहिए उनके प्रति। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या है आपका, डिजिटल शिष्टाचार का क्या अर्थ है। डिजिटल शिष्टाचार का अर्थ होता है दोस्तों साइबर स्पेस में अपने व्यवहार पर ध्यान देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 26 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है। देखिए 26 नंबर प्रश्न आपका इसमें पूछा है समय प्रबंधन तकनीकों में शामिल है। समय प्रबंधन तकनीकों में क्या शामिल है भैया, तो टू डू सूची रखें यानी जानबूझकर बने, ठीक है। विकरणों को प्रबंधित करें, ध्यान केंद्रित करना जिसे कहते हैं, ठीक है। अपने कार्य का रैंक करें यानी प्राथमिकता दें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये लगभग हर एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। तो लगभग हर एग्जाम में पूछता है, तो ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है 27 नंबर, पैरेटो सिद्धांत 80/20 नियम कहलाता है। तो 80% परिणाम केवल 20% प्रयास से प्राप्त होते हैं, ठीक है। आमतौर पर 80% विकेंद्रित प्रयास 20% परिणाम उत्पन्न करते हैं। तो दोनों सत्य हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 28 दोस्तों, ईमेल लिखते समय ऑल कैप्स का उपयोग करने का क्या अर्थ होता है। तो ऑल कैप्स का उपयोग करने का अर्थ होता है दोस्तों आप बदतमीजी से चिल्ला रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 29 नंबर क्या है, संचार की प्रक्रिया में एनकोडिंग, ठीक है, एनकोडिंग का अर्थ होता है। तो संचार की प्रक्रिया में एनकोडिंग का जो अर्थ होता है जानकारी को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का उपयोग करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं चारों ऑप्शन भी पढ़ा सकता हूँ लेकिन मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 क्या है, जहाँ पर मुझे लगेगा चारों ऑप्शन पढ़ाना चाहिए मैं वहाँ पढ़ाऊँगा, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न है, पारा लैंग्वेज एक प्रकार की एक्शन लैंग्वेज क्रिया भाषा है जो संदर्भित करती है, किसे संदर्भित करती है बताइए, शरीर की भाषा को, वास्तविक शब्द को, आवाज़ का स्वर, बोलने की गति और हिचकिचाहट को, या व्यक्तिगत स्थान को। पूछा क्या है, पारा लैंग्वेज, ठीक है, एक प्रकार की एक्शन लैंग्वेज जो क्रिया भाषा को संदर्भित करती है। तो यह आवाज़ का स्वर, बोलने की गति और हिचकिचाहट को संदर्भित करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका 30 का। प्रश्न नंबर 31 आपका पूछा है दोस्तों, व्यक्ति किसके द्वारा पारस्परिक संबंधों में सुधार कर सकता है। सुनने के कौशल का विकास करके, ठीक है, असहमतियों के साथ, ठीक है, अपने रिश्ते के लिए आभार व्यक्त करना, ठीक है। उपरोक्त तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे आपका क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, व्यक्तित्व के निर्धारक क्या हैं बताइए। भौतिक वातावरण है, वंशानुक्रम है, अनुभव और संस्कृति है, या उपरोक्त सभी है। तो व्यक्तित्व के जो निर्धारक होते हैं, ठीक है, व्यक्ति के निर्धारक क्या हैं, तो यह उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। भौतिक वातावरण, वंशानुक्रम और अनुभव और संस्कृति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है 33 नंबर, निम्न में से कौन सा संचार प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक नहीं है। तो क्या पूछा है, संचार प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक नहीं है। तो टेलीफोन क्या है, संचार प्रणाली का महत्वपूर्ण घटक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 34 नंबर क्या है, चित्रों को ऑनलाइन पोस्ट करते समय आपको विचार करना चाहिए। यानी आप अगर फोटो को, ठीक है, अगर आप पोस्ट करेंगे सोशल मीडिया पर या फिर कहीं पर भी, तो आपको किन विचारों का ध्यान रखना चाहिए। तो तस्वीर में अन्य लोग उस तस्वीर को पोस्ट करना चाहते हैं या नहीं, इस बात पर भी निर्भर होता है। तस्वीर आपको दूसरों को कैसी दिखती है, इस बात को भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। तस्वीर किसी को परेशानी में डाल सकती है या नहीं, इस बात को भी ध्यान रखना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। यह कम्युनिकेशन स्किल में सिखाया जाता है काफ़ी अच्छी तरीके से, ठीक है। देखिए 35 नंबर प्रश्न क्या है, व्यक्तियों के रूप में हम हमेशा अपने स्वयं के बारे में कुछ निर्णय लेते हैं जिसे कहा जाता है। तो इसे आत्मसम्मान कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं। चलिए 36 नंबर प्रश्न क्या है आपका,
सफल संप्रेषण के लिए आवश्यक कौशल है, यानी सफल संप्रेषण के लिए आवश्यक कौशल क्या है? तो सुनना, सीधी बात करना और सांवेगिक नियंत्रण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए 37 नंबर प्रश्न क्या है? व्यक्तित्व गुणों से व्यक्ति की विशेषताएं प्रक्षेपित होती हैं, जैसे चिंतन के रूप में चिंतन के प्रारूप, भाव, व्यवहार या उपरोक्त सभी। पूछा क्या है? व्यक्तित्व गुणों से व्यक्ति की विशेषताएं प्रक्षेपित होती हैं, जैसे, तो कैसे? चिंतन के प्रारूप, भाव और व्यवहार, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे क्या है? मानव व्यवहार बृहद रूप से निर्धारित होते हैं, आंतरिक कारकों से और बाह्य कारकों से, दोनों से होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 39 नंबर, यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्यक्ति जिसके पास उच्च डैश उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है, यानी व्यक्ति के पास क्या होगा कि उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। तो जिसके पास उच्च संप्रेषण कौशल, ठीक है, बात करने का अच्छा तरीका होता है, उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 40 क्या भैया? प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांत से संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए शील गुण सिद्धांत से संबंधित कौन है इसमें? तो कैटेल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा आपका। देखिए प्रश्न नंबर 41 जो है वो पूछा है, व्यक्तित्व के 4 प्रकार कौन से हैं? ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? व्यक्तित्व के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, स्थिर और अस्थिर। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, यह भी हर साल पूछता है। शेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। तो शेल्डन ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं दोस्तों, कौन कौन से बताए हैं? तो एंडोमार्फिक, सीमोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा, हर साल ये पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 आपका पूछा है दोस्तों, क्रेसमर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व प्रकार में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है भैया? तो एस्थेटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्रेसमर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व प्रकार में एस्थेटिक सम्मिलित नहीं है, बाकी एथलेटिक, एस्थेनिक और पिकनिक, ठीक है, यह शामिल है। अच्छा ये बताइए सर कि क्रेसमर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, आपके दिमाग में भी प्रश्न आया होगा। देखिए क्रेसमर के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं? तो क्रेसमर के अनुसार व्यक्तित्व के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? गोलकाय प्रकार, कृशकाय कृशकाय प्रकार यानी दुर्बल बोलते हैं कृशकाय को। ठीक है, कृशकाय प्रकार, सुडौलकाय प्रकार और डिस्प्लेस्टिक प्रकार। ठीक है, इन चारों प्रकारों को याद रखिएगा, एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, यह आएगा जरूर। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का एक निर्धारक नहीं है? बताइए, 4 ऑप्शन दिया है और पूछ रहा है कि व्यक्तित्व का एक निर्धारक नहीं है। तो इनमें जो प्रायोगिक निर्धारक है, ठीक है, यह व्यक्तित्व का निर्धारक नहीं होता है। ठीक है, बाकी जैविक निर्धारक, सामाजिक निर्धारक और सांस्कृतिक निर्धारक, ये क्या है? व्यक्तित्व के निर्धारक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका क्या है? 45 नंबर, अभिवृत्ति के 3 घटक हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हर साल पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अभिवृत्ति के घटक कौन कौन से हैं या फिर 3 घटक कौन कौन से हैं? तो अभिवृत्ति के 3 घटक होते हैं, भाव, संज्ञान एवं व्यवहार। ठीक है सर, हिंदी में याद हो गया, इंग्लिश में बता दीजिए। देखिए इंग्लिश में भी देख लीजिए आप, इंग्लिश में देखिए, अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल। ठीक है, भाव, संज्ञान और व्यवहार अभिवृत्ति के 3 घटक होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 46 नंबर क्या पूछा है? उच्च आत्मसम्मान की एक मुख्य परिणति है। उच्च आत्मसम्मान की जो मुख्य परिणति होती है वह पात्रता एवं सुरक्षा का भाव होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 47 है, समाज में कितने प्रतिशत प्रारंभिक दत्त ग्रहण मौजूद हैं? तो समाज में 13.5% प्रारंभिक दत्त ग्रहण मौजूद हैं। 47 का ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे 48 नंबर क्या पूछा है, बर्लो मॉडल में तत्वों की संख्या है, बताइए बर्लो मॉडल में तत्वों की संख्या कितनी है भैया, तो 6 है। अच्छा ये बताइए सर कि बर्लो मॉडल में तत्वों की संख्या 6 है, तो ये 6 प्रकार के कौन कौन से हैं, तो चलिए मैं आपको नोट्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। बर्लो का संचार मॉडल SMCR मॉडल का अनुसरण करता है, ठीक है। यह मॉडल किसी विशेष संचार के लिए विशिष्ट नहीं है। बर्लो के मॉडल में 6 तत्व शामिल है, कौन कौन से भैया, कौन कौन से हैं, प्रेषक, एनकोडर, चैनल, शोर, डिकोडर और रिसीवर, ठीक है। इन 6 है, 6 को याद रखिएगा काफ़ी अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 49 नंबर प्रश्न क्या है आपका, वह व्यक्ति है जो संदेश को डिकोड और व्याख्या करता है, क्या कहलाता है, तो वह प्राप्तकर्ता कहलाता है, रिसीवर कहलाता है, ठीक है। वह व्यक्ति जो संदेश को डिकोड और व्याख्या करता है, ठीक है, वह रिसीवर कहलाता है, प्राप्तकर्ता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 50 है, संचार के किस तरीके में स्वर, शरीर की भाषा और चेहरे के भाव आदि शामिल होते हैं, तो बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संचार के किस तरीके में स्वर, शरीर की भाषा और चेहरे का भाव आदि शामिल है, यह क्या है, कम्युनिकेशन का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसे गैर मौखिक संचार कहते हैं, ठीक है। गैर मौखिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, स्वर, शरीर की भाषा, चेहरे का भाव आदि। उम्मीद है दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, ताकि आपके जो भी दोस्त हैं, छात्र छात्राएं, वो सभी अच्छे से इस क्लास को पढ़ सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।